हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स लो पर। आईसी 814 क्या है? अमृतसर में आईसी 814 का क्या हुआ? विमान कंधार कैसे पहुंचा? कंधार में 7 दिन क्या हुआ? यात्रियों की वापसी के बाद आईसी 814 का क्या हुआ? तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम इस वीडियो के जरिए आईसी 814 के बारे में जानेंगे, जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है। करीब 25 साल पहले 24 दिसंबर 1999 की शाम 5 बजे के करीब नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से नई दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट आईसी 814 उड़ी। विमान जैसे ही भारतीय सीमा में घुसा, तभी अंदर बैठे 5 नकाबपोश आतंकी उठ खड़े हुए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमने विमान को हाईजैक कर लिया है। इनमें से एक अपहरणकर्ता विमान के कॉकपिट में घुसा और पायलट से कहा कि वो फौरन विमान को लाहौर लेकर चले। उस वक्त विमान में 176 यात्रियों के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। 4:56 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिल्ली को अपहरण की पहली सूचना मिली। उस दौरान ये बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। हालांकि लाहौर एटीसी से लैंड करने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम 7 बजे विमान अमृतसर अड्डे पर उतरा। शाम 7 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही अपहरणकर्ताओं ने विमान में ईंधन भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रहा। जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 7:49 पर अपहरणकर्ताओं ने विमान पायलट को बिना ईंधन भरे ही अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया, और वो भी एटीसी अमृतसर की अनुमति के बिना। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया। रात करीब 8 बजे विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरा। लाहौर एटीसी ने विमान को उतरने की परमिशन तब दी जब पायलट ने एटीसी लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसे विमान को क्रैश लैंड करना पड़ेगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात 10:32 पर विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से ये सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में विमान दुबई वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात 1:32 पर विमान दुबई के अल मिन्हत एयरफोर्स बेस में इसकी लैंडिंग हुई। भारतीय राजदूत लगातार यूएई अधिकारियों के संपर्क में थे। यूएई अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद 27 यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित हुई। इन 27 यात्रियों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे शामिल थे और यहीं पर रुपीन कत्याल का शव भी विमान से उतारा गया था। रुपीन कत्याल एक यात्री थे जिन्हें अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। 25 दिसंबर 1999 को सुबह 6:20 पर विमान ने दुबई से उड़ान भरी और 8:33 पर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। बताया जाता है कि हालात से निपटने के लिए तत्काल मामले से जुड़े मंत्रालयों के अधिकारियों को कंधार भेजा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की। आतंकियों की ओर से पहली औपचारिक मांग कंधार पहुंचने के बाद ही की गई। अपहरणकर्ता 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे। मसूद अजहर को 1994 में भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की शय पर काम करने वाले इस आतंकी को छुड़ाने की इससे पहले भी कोशिश की जा चुकी थी। जुलाई 1995 में आतंकियों ने पहलगाम से 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया और बदले में मसूद अजहर की रिहाई की मांग की थी, लेकिन तब आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए थे। आतंकियों की इस पहली मांग को भारत सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। उस वक्त सरकार ने तालिबान और हाईजैकर्स दोनों को ये बता दिया था कि जब तक अपहरणकर्ताओं की ओर से मांगों का पूरा और स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाएगा, तब तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं की जाएगी। जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने तालिबान की सलाह पर अपनी मांगों को रखा, जिसमें उन्होंने मसूद अजहर समेत भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, हरकत उल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। आपको बता दूं कि सज्जाद अफगानी हरकत उल अंसार का मुख्य कमांडर था और उसे जम्मू की हाई सिक्योरिटी वाली कोट भलवाल जेल में रखा गया था। सज्जाद अफगानी ने जेल में 23 फीट लंबी सुरंग खोदी थी। अगर वो थोड़ा और खोदता तो शायद वो और दूसरे आतंकवादी भागने में कामयाब हो जाते, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और अफगानी समेत 11 कैदी मारे गए थे। ये घटना जुलाई 1999 की है, जिसके 5 महीने बाद दिसंबर 1999 में 5 आतंकियों ने आईसी 814 को हाईजैक कर लिया। अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई मांग को जब विदेश मंत्री द्वारा सार्वजनिक किया गया, तब तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव की उनकी मांगे गैर इस्लामी हैं, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने ये मांगे छोड़ दी। जिसके बाद भारत का ये कहना था कि आतंकियों की रिहाई की मांग भी गैर इस्लामी है, लेकिन इस बात के लिए तालिबान ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव नहीं डाला और इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 15 बंधकों और अन्य लोगों के बदले में मसूद अजहर को रिहा किया जाए, लेकिन इसे भी सरकार ने खारिज कर दिया। बाद में सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने के लिए तैयार हुई।
विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए थे ताकि अपहरण का समापन और यात्रियों और क्रू मेंबर्स की रिहाई और वापसी बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जा सके। उसके साथ ही अगर जरूरत पड़े तो तुरंत निर्णय लिया जा सके। 31 दिसंबर 1999 की शाम को बंधक बनाए गए यात्री और विमान के क्रू मेंबर्स उसी शाम को 2 विशेष उड़ानों से दिल्ली पहुंच गए और अपहरण हुए विमान IC 814 को 1 जनवरी 2000 को 12:22 पर नई दिल्ली वापस लाया गया। सरकार ने तीनों आतंकवादियों को रिहा कर दिया और रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को नए सिरे से संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में इसी खूंखार आतंकी का नाम आया। फरवरी 2019 को पुलवामा में CRCF के काफिले पर हुए हमले में भी मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था। इस हमले में हमारे 40 से ज्यादा जवानों ने अपना बलिदान दिया था। इसी तरह मुश्ताक जरगर 2019 में अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का संदिग्ध है। 2017 में कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक में भी जरगर का ही हाथ था और जिस तीसरे आतंकी उमर शेख को सरकार ने 1999 में छोड़ा था, उसने 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की गला रेत कर हत्या कर दी थी। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।